बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। डॉन लीग्स का मामला हल हो गया, बहरान टल गया। 6 अक्टूबर 2016 को डॉन अखबार में खबर शाया होती है। उस खबर को मुस्तरद किया जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से और फौज की तरफ से। इसके बाद 7 नवंबर 2016 को इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाती है जो कि तहकीकात करेगी कि डॉन लीग्स आखिर किसने प्लांट किया था, किसने खबर बनाई, किसने प्लांट की। और इसके बाद ताखीर से रिपोर्ट आती है। 24 अप्रैल को जो रिपोर्ट है इंक्वायरी कमेटी की वो वजीर दाखिला को दी जाती है और इसके बाद वो रिपोर्ट जो है वजीर आजम साहब को जाती है। 29 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होता है प्राइम मिनिस्टर हाउस से जिसमें कहा जाता है कि राव तहसीन को और इसके अलावा तारिक फातमी को अपने ओहदे से बरतरफ किया जाता है। लेकिन उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद ISPR का ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि रिकमेंडेशंस पे अमल दरामद नामुकम्मल है, इसलिए हम इस ऑर्डर को रिजेक्ट करते हैं। और वहां से हम देखते हैं कि तनाव पैदा होता है फौज और सिविलियन क़यादत के दरमियान। 12 दिन तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या सराहियां हो रही थी, ये सबको पता था, आवाम को भी पता था, सहाफ़ियों को भी पता था कि तनाव की कैफियत है सिविलियन और मिलिट्री क़यादत के दरमियान। लेकिन फाइनली आज जो है ये मामला हल हो गया। आज एक दफ़ा फिर मुलाकात हुई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की और वज़ीर आज़म साहब की। 5 दिन पहले भी उनकी मुलाकात हुई थी। इस दौरान जो है कई मुलाकातें चौधरी निसार साहब की और नवाज शरीफ साहब की भी हुई हैं। तब जाके मामला हल हुआ और आज ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि डॉन लीग्स का मामला अब सेटल हो गया है। पैराग्राफ 18 में जो सिफारिशात थी उस पर मुकम्मल अमल दरामद हुआ है और जो ट्वीट 29 अप्रैल को किया गया था ISPR उस ट्वीट को वापस लेता है। इस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की DGIS आसिफ गफूर साहब ने। सुनिए वो क्या कह रहे थे। नोटिफिकेशन में जो हुआ उसमें जो सिफारिशात थी वो मुकम्मल नहीं थी और इन लाइन नहीं थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिकमेंडेशन से मुताबिक। उसके जवाब में हमारी तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी हुई, ट्वीट भी किया गया उसको। बात जहाँ उस प्रेस रिलीज़ को जो हमारी तरफ से हुई उसको बुनियाद बनाकर उससे लेके आज के दिन तक फ़ौज को और हुकूमत को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। जो हमारी प्रेस रिलीज़ थी वो किसी हुकूमती शख्सियत या इदारे के ख़िलाफ़ नहीं थी। जो कुछ हुआ प्रेस रिलीज़ के बाद दैट इज़ वेरी रिग्रेटेबल। ऐसा जो है ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे कि जिसमें हर बंदे ने मीडिया पे भी और बाहर भी एक पोजीशन ले ली और 2 साइडें बना दी। इदारे आमने सामने आ गए, ये किसने किया इसका शिकवा कर रहे थे आसिफ गफूर साहब। लेकिन आसिफ गफूर साहब को ये बताना ज़रूरी है कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी ट्वीट में, जिस तरीके से कहा गया था कि नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड, तो उसमें किसी को किरदार अदा करने की ज़रूरत नहीं थी कि सिविलियन और फौजी क़यादत को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया जाए। उस ट्वीट के बाद ही ये ऑब्वियस था कि एक तनाव की कैफियत है और फौज जो है खुश नहीं है जिस तरीके से अमल दरामद हुआ था। तो किसी को रोल प्ले करने की ज़रूरत नहीं थी। जब इस तरह की ट्वीट होगी तो उसके बाद सहाफ़ी बात करेंगे, टॉक शोज़ पे बहस होगी और सियासतदान भी फ़ायदा उठाएंगे और उस पर अपनी सियासत करेंगे और वही हुआ। लेकिन बड़ी अच्छी बात भी की आसिफ गफूर साहब ने। उन्होंने बताया कि हम जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, हुकूमत को हम सपोर्ट करते हैं। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, सुनिए ज़रा। हम हुकूमत की कोशिशों को सराहते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ जो मुकम्मल हक़ाइक़ थे रिकमेंडेशन के अंदर वो सामने लेके आए, पाक फ़ौज भी जमहूरियत की उतनी ही तायद करती है जितना कि हर पाकिस्तानी करता है। हम इसकी मजबूती के ख्वाह हैं। जब फाइनल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्होंने जो ऑर्डर दिया वो मुकम्मल और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। फाइनल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने ऑर्डर दिया है उस पर अमल होना चाहिए। अगर ये उस वक्त होता या फिर कम से कम पब्लिक में लाए बगैर इशू को सॉर्ट आउट किया जाता तो शायद आज ये शिकवा करने की ज़रूरत नहीं होती DGISPR को कि फ़ौज और सिविलियन क़यादत को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया गया। मीडिया पे भी लोगों ने पोजीशन ले ली, शायद ये शिकवे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज फिर प्रेस रिलीज आया है इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से भी। उन्होंने भी कहा है कि ये मामला सेटल हो गया है। जो पिछला एलामिया था हुकूमत की जानिब से और इस एलामिया में एक फ़र्क है, वो है परवेज़ रशीद साहब के नाम का। पिछले एलामिया में नाम नहीं था, इसमें बाकायदा कहा गया है कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है और वफाकी हुकूमत ने उनको अपने पोजीशन से हटा दिया था। ऑपोजिशन अलबत्ता खुश नहीं है।
उनको लगता है कि मामला जो है वो मैनेज किया गया है और अगर यही करना था तो पहले किया जा सकता था। एतजाज एहसन साहब ने तो ये भी कहा है कि इस वाक़े के बाद अब DGISPR को जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। काम जो हुकूमत का था वो मरियम नवाज शरीफ को बचाने का था, उसमें हुकूमत बिल्कुल कामयाब हो गई है। अगर इस तरह ही करना था तो जनरल आसिफ गफूर को अपने ISPR से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। शेख रशीद साहब को लगता है कि फौज पीछे हटी है। वो कहते हैं कि जब मियाँ बीवी राजी हैं तो क्या कर सकता है काजी। सुनिए क्या कह रहे थे शेख साहब। मियाँ बीवी राजी है तो क्या करेगा काजी। मेरी तो अभी भी यही राय है कि हुकूमत परेशान थी, इसमें फौज ने किस तरह पीछे हुई, क्या मसला हुआ, गॉड नोज बेटर। जो डॉन लीग था वो फौज का मसला था, उसमें फौज पीछे हुई है, पीछे हटी है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं मालूम। इमरान खान साहब ने आज अपनी पोजीशन फिर तब्दील की है इस इशू पर। 29 अप्रैल को जिस दिन ये DGISPR का ट्वीट आया था, उस दिन उन्होंने एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट है पाक फौज को मलाइन करने की और हुकूमत को रिपोर्ट मंजरे आम पर लानी चाहिए। आज इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये मामला हुकूमत और फौज का तो था ही नहीं, ये मामला था नेशनल सिक्योरिटी का। लेकिन ये बात उनकी दुरुस्त है। ये पहले भी उन्होंने कहा था कि तमाम पूरे नेशन को, पूरी आवाम को ये पता होना चाहिए कि हुआ क्या है, सेटलमेंट किस इशू पे हुई है। लेकिन 6 तारीख को समा के ही प्रोग्राम में न्यूज़ बीट में उन्होंने, इमरान खान साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का पहले इज़हार कर दिया था। वो कह रहे थे कि लोगों को भरोसा नहीं है इस रिपोर्ट पर और इस रिपोर्ट को मैनेज किया गया है। जो आज हुआ वो उन्होंने 4 रोज़ पहले बताया था। डॉन लीग्स का जो JIT है वो बिल्कुल मैनेज हुई है। ये गिव एंड टेक हुआ है। ये जो रिजल्ट है ये कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा। ये चाहे आप किसी से पूछ लें, सारों का परसेप्शन ये है कि मरियम नवाज को बचाया गया। जो आर्मी सीनियर लीडरशिप है उसका तो इंटरेस्ट ये होगा कि इसको रिजॉल्व किया जाए, यानी ये बढ़े ना आगे बात, उनका तो ये है। लेकिन आर्मी के जो नीचे रैंक्स हैं बिल्कुल उनके अंदर बड़ा गुस्सा है। डॉन लीग्स का मामला तो सेटल हो गया, लेकिन कई सवालात डॉन लीग से जुड़े ऐसे हैं जो कि जवाब तलब हैं। वो सवालात हम आपके सामने रखते हैं। क्या कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं हुई? ये बुनियादी मकसद था इस इंक्वायरी कमेटी का कि वो साबित करे, वो देखे कि क्या कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं हुई। इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला। दूसरे एलामिये में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। बरतरफ किए गए परवेज रशीद साहब, तारिक फातमी साहब और राव तहसीन साहब के खिलाफ इल्जामात क्या है? ना तो पहले एलामिये में उसका जिक्र था, ना दूसरे एलामिये में उसका जिक्र है। सिर्फ ये कहा है कि लापरवाही का मुजाहरा किया राव तहसीन ने। ये नहीं बताया कि इन लोगों ने क्या किया था, इनका किरदार क्या था। अगर इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी की है, तो क्या सिर्फ बरतरफी काफ़ी है या इसके अलावा भी कोई सख्त इक़दाम इनके खिलाफ उठाने पड़ेंगे? ये था सवाल नंबर 3। चौथा सवाल जो सबसे अहम है और वो ये है कि इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक कब किया जाएगा। ये वादा किया था हुकूमत ने कि पब्लिक करेंगे इस रिपोर्ट को। रिकमेंडेशंस तक भी कहा था कि वो भी पब्लिक करेंगे, लेकिन अब तक नहीं की गई है और कब करेंगे इस पर हुकूमत खामोश है। सिविल और अस्करी क़यादत के बीच तनाव को हल करने में इतना वक्त क्यों लगा? 29 तारीख का ट्वीट था। आज जो फैसला हुआ है वो चंद घंटों में हो सकता था। फौज ने ट्वीट वापस लेना था, हुकूमत ने एक नया एलामिया जारी करके परवेज रशीद साहब का नाम ऐड करना था। ये बात चंद घंटों की थी, तो फिर 12 घंटे 12 दिन इनफैक्ट क्यों तनाव जिंदा रहा, क्या सराई होती रही, लोग जो है वो अफवाहें उड़ाते रहे कि बहुत ज़्यादा तनाव है, कुछ भी हो सकता है, जिसका जिक्र आज खुद कर रहे थे DGISPR। तो ये मामला जो कि चंद घंटों में सेटल हो सकता था, इसको सेटल होने में 12 दिन क्यों लगे? ये 5 अहम सवाल हैं जो कि जिनके जवाब अब तक हमें नहीं मिले हैं। हम मजीद बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मेरे पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या आप नर्वस तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त पनामा केस का फैसला आना था। आज मैं आपसे ये पूछूंगा कि डॉन लीग्स का फैसला हो चुका है, दुखी तो नहीं है आप? बिल्कुल कोई गम नहीं है। 2 बंदे सिक्योरिटी लीकेज में मुल्क की सलामती के खिलाफ काम करते हुए निकाल दिए गए हैं और मुल्क के वज़ीर आज़म के नोटिफिकेशन से निकले हैं और कौमी सलामती पर जमहूरी या कौन सी आप कह सकते हैं सिविलियन बालादस्ती नाफज करने के लिए 3 आदमी जो हैं वो बकौल उनके रंगे हाथ पकड़े गए हैं और उनको निकाला गया है। और आज जो प्रेस रिलीज बगैर दस्तखतों के इंटीरियर मिनिस्ट्री से जारी हुई है, उसमें लिखा गया है कि जो ओल्ड
सेक्शंस हैं, जो प्रीवियस सेक्शंस हैं, उनके बिहाफ पर इन 2 लोगों को निकाला गया है। अब कोई जाएगा तो पूछेगा ये 18वीं के 18 पैरा के प्रीवियस सेक्शन क्या थे और ये रिपोर्ट को कितने दिन छुपेगी। जी, इस मुल्क में महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट नहीं छुपी और कोई भी बंदा जाके कहेगा कि इन पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। फौज के बड़े शदीद मसले हैं, ईरान आ गया, थ्रेट दे गया कल परसों, अफगानिस्तान में लोग शहीद हुए हैं, उनके भी मारे गए हैं, इंडियन मसला है, सी पैक मसला है और कई सारे, और नवाज शरीफ शहीद बनना चाहता है। नवाज शरीफ 19 तारीख से, जिस दिन से उसने ये नोटिफिकेशन के बाद, उसकी पूरी कोशिश है कोई आए, जाओ मैं नहीं करता, करना जो कुछ मेरा कर लो, मैं ना मानूं। एक आदमी ने कहा कौवा सफेद होता है, दूसरे ने कहा काला होता है। लोगों ने कहा भाई काला ही होता है, सफेद कहां से होता है? उसने कहा मैं मानूंगा तो हारूंगा ना, जब मैं मानूंगा ही तो नहीं हारूंगा कैसे? शेख साहब 2-3 बातें। एक तो ये कि आपने कल तक कहा था कि मसला हल होता हुआ नहीं नजर आ रहा, हुकूमत परेशान नजर आ रही है, लेकिन आज आपने ये कहा है और हमारे ही चैनल पे आपने कहा कि फौज पीछे हटी है। क्यों पीछे हटी है, किस वजह से पीछे हटी है, वो आपको मालूम नहीं है। तो इस मौके पे तो कायम है ना आपके, फौज पीछे हटी है इस मामले में? देखिए, मैं समझता हूं ठीक पीछे हटी है। जिस वक्त मैंने आपको ये इंटरव्यू दिया है उस वक्त मुझे मालूम नहीं था क्यों पीछे हटी है। अब मैं जब आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, वो मैंने बीपर दिया है, वो नहीं देना चाहता था, लेकिन वो किसी दोस्त के समा में, दोस्त के ने इसरार पर मैंने वो दे दिया। मैं ऐसी गलतियां दोस्तों के पीछे करता रहता हूं। अब मैं फुल फॉर्म में हूं। अच्छा, उस वक्त मेरे पास करंट इंफॉर्मेशन नहीं थी। आज जो 1.5 घंटे की मीटिंग हुई है नवीद मुख्तार आर्मी ISI के DG साहब की, DG ISI साहब की और आर्मी चीफ की, जो 5 मुलाकातें चौधरी निसार साहब की पिछले दिनों में हुए हैं, उसका आउटपुट क्या था? उसका आउटपुट ये है कि आओ हमें निकालो, जो करना है कर लो। सो वेट एंड सी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो आई एम विद द डिसीजन ऑफ द आर्म फोर्सेस और मैं ये समझता हूँ ये दुरुस्त फैसला है कि पनामा केस जो है, जो अपने 60 दिन, 70 दिन, 100 दिन का जो केस है, उसके अंजाम पे इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का अलम बुलंद होगा। मैं पहले कहता रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ शेख साहब कि बदला क्या है? थोड़ी देर पहले आप थोड़े मायूस नजर आ रहे थे कि फौज पीछे हटी है, अब आपको इस फैसले में अच्छाई नजर आ रही है, आप समझ रहे हैं कि फौज अगर पीछे हटी है तो वो ठीक पीछे हटी है? अब मुझे विटामिन आ गई है, अब मुझे फीडबैक आ गया है और अब मुझे पता लग गया कि क्या मसले और मामलात हैं। उस वक्त मैं बेइल्म था। दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया, पाकिस्तान के लिए बेहतर है और मुल्की हालात के लिए बेहतर है और ये एक अच्छा फ़ैसला है कि पनामा के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाए और इंशाअल्लाह ताला मैंने जो बात कही थी कि नून और कानून में से एक का जनाजा निकलेगा, अब मैं ये कहता हूं कि इसमें तो नून का कोई शक की बात ही नहीं ना शेख साहब के 5 ताबूतों से निकले। अगर कोई तनाव था सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान तो वो तनाव ख़त्म हो गया। दोनों इदारे बड़े, फौज बड़ा अहम इदारा है, उसकी अपनी मसरूफियातें अपने काम करने के हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तनाव ख़त्म हो गया है। लेकिन एक बात अभी हमारे ही चैनल पे स्टेट मिनिस्टर ने कही थी, मरियम औरंगजेब साहिबा ने, वो जरा सुन लीजिए, इसके बाद मुझे जवाब देगा इस बात का। जो अभी ऑपोजिशन की तरफ से रद्द अमल आ रहा है बहुत ही अफसोसनाक है। जरूरी नहीं होता कि हर चीज के ऊपर सियासत हो। शेख रशीद साहब और मतलब मैं उनसे उनकी गुफ्तगू पे क्या कमेंट करूं, ऐसे तमाम लोग जिनकी ख्वाहिशात पे आज पानी फिर गया है और वो चाहते थे कि तनाव और बढ़े। जी शेख साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा फरमा रही है कि ख्वाहिशात पर पानी फिर गया है। शेख रशीद साहब और चंद सियासतदान चाहते थे कि मामला और आगे बढ़े, तनाव बढ़े। देखें, अब मरियम औरंगजेबा मेरी बच्चियों की जगह, मैं सियासी बात करता हूं, उनकी बात का जवाब नहीं देना मुनासिब समझता। सर, ये एक मिनिस्टर की तरफ से आई है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तनाव बड़ा है, कम नहीं हुआ, तनाव बड़ा हुआ है। अभी मैंने आपसे कहा कि आज पाकिस्तान की फौज में नवाज शरीफ का ग्राफ इतना कम है कि पाकिस्तान के किसी थके हुए रिंग पिस्टन बैठे हुए, जिसके प्लगों में कचरा फंसा हुआ, जो बानट के सर पे सियासतदान, उसका भी ग्राफ पाक फौज में इतना गिरा हुआ नहीं था कि एक ब्रीच या प्रिविलेज पे, एक सिक्योरिटी लीकेज पे 2 वफाकी वुज़रा को निकाल दिया गया और एक ब्यूरोक्रेट को निकाल दिया गया। इन अदर वे साबित हो गया कि ब्रीच हुई है। DG ISPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज द फाइनल अथॉरिटी
और उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने बड़ा अहम किरदार किया है डॉन लीग्स की इंक्वायरी में, और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको ख़त्म करने में, तो वो तारीफ कर रहे हैं, वो पाक फौज के तर्जमान तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनका ग्राफ, वजीर आजम साहब का ग्राफ फौज में नीचे गया है। सर इन बातों को छोड़ें। पाकिस्तान के सालमियत के तकाजे से नवाज शरीफ अगर फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, उठाएं, इनको फ़ायदा दिया जाए। पाकिस्तान सबसे अव्वल है। पाकिस्तान और इस्लाम दोनों लाजिम और मलजूम हैं। ये ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि ये नहीं होंगे तो पाकिस्तान नहीं होगा। घबराएं नहीं, देर है, देर नहीं है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये तस्लीम कर लिया गया कि 2 वफाकी वज़रा मुलव्वस थे। आज एक और बात भी की है DGI इस पे आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब हमारा ट्वीट आया इसके बाद चंद हलकों ने हमें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, और शायद उनका इशारा सियासतदानों की तरफ था या मीडिया की तरफ था। तो आप तो अभी भी वही काम कर रहे हैं शेख साहब, आप कह रहे हैं कि तनाव मजीद बड़ा है। देखें, DGISPR मेरे बड़े, पहले DGISPR भी मेरे बड़े, आसिम साहब वो डिप्टी MS थे मुशर्रफ साहब के, ये भी बड़े मेरे मेहरबान हैं। DGISPR ने आज जो स्ट्रेटजी अपनाई है, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी है। उस दिन जो ट्वीट किया, मेरा ख्याल है वो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो इतना काबिल कबूल नहीं हुआ हलकों में। लेकिन आज जो DGISPR साहब ने कहा है कि वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, ऑफ कोर्स वो हेड ऑफ़ द स्टेट है। आज जो उन्होंने कहा कि हाँ ऑफ कोर्स उन्होंने ब्रीच को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये ब्रीच हुई है जी, और इस ब्रीच में उनके 2 वफाकी वज़रा मुलव्वस पाए गए हैं और एक सरकारी एहलकार भी। तो शेख साहब, आप उन लोगों में से नहीं थे जो कि कह रहे थे कि एक तमाचा मारा है पाक फौज के तर्जुमान ने वजीर आजम हाउस पर? उन लोगों में से आप नहीं थे? क्योंकि ये नईम उल हक साहब ने तो बात कही थी एक टीवी चैनल पर, हमारे ही चैनल पे बल्कि उन्होंने ये बात कही थी। आप उन लोगों में से नहीं थे? आप समझते थे कि जब ट्वीट किया गया था वो नहीं करना चाहिए था? जब दिन में 2 मैं प्रोग्राम करता हूं तो ये मेरा जलसा होता है। कल दुनिया में क्या हुआ ये एक अलग बात थी, परसों दुनिया में क्या हुआ क्या अलग बात थी। आज सुबह मैंने ये कहा कि इनके दरमियान बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस वक्त मेरे पास यही इतला थी। जब मैं गया आपके चैनल में तो वहाँ पब्लिक अकाउंट में, तो मेरे पास यही इतला थी। जब मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी से निकला तो हालात बदले हुए थे, और वो हालात किसके हक में बदले हैं मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जो लोग ये बगले हाँक रहे हैं और बड़े कहके लगा रहे हैं और बड़े खुश हैं, मैं नहीं समझता। नवाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि इस ब्रीच में हमारे 2 मरकजी वज़रा मुलव्वस थे, एक एहलकार मुलव्वस था। इनके कितने और लोग थे जिन्होंने ये ब्रीच की है, ये आइंदा आने वाले वक्त पे छोड़ दें। सही है शेख साहब, मैं इस पॉइंट पे एक ब्रेक लूंगा, लेकिन इसके बाद आपसे मैं ये, अगर आप कह रहे हैं 2 वुज़रा, एक ब्यूरोक्रेट को जो है ओहदे से हटा दिया गया है सिक्योरिटी ब्रीच के मामले पर, तो क्या ये काफी है या सजा इससे आगे होनी चाहिए थी? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है, कौमी सलामती के खिलाफ वर्जी का मामला है। इस पर मैं बात करूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। शेख साहब, आपने कहा कि 2 वुज़रा और एक ब्यूरोक्रेट जो है उनको ओहदे से हटा दिया गया है, मामला कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी का था। तो आपके ख्याल में ये काफ़ी है सज़ा कि ओहदे से हटा दिया गया है, या फिर कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी का मामला है तो सज़ा से ज़्यादा होनी चाहिए थी इस पर? देखें, अभी तो FIR कटी है। ये मेरे दोस्त हैं निसार साहब, भाइयों जैसे तल्लकात हमारे शहरों में है, लेकिन सियासत बड़ी एक दूसरे से आमने सामने हो गई है। ये प्रेस रिलीज़ है, आप दिखाएं, इसके नीचे दस्तखत हैं। दुनिया में ऐसे प्रेस रिलीज़ आए हैं और इसमें लिखा है कि ये प्रीवियस सैंक्शन, इनको प्रीवियस सेक्शंस की बुनियादों पर ये अभी FIR दर्ज हुई है। आज तो FIR दर्ज हुई है, हुकूमत ने एक्नॉलेज कर लिया है। 2 मुलजम जो हैं वो हुकूमत की नज़र में 3, वो ऐसे ही है जैसे एक डॉक्टर कहे कि 2 हादसे में जनाब अली मारे गए हैं और 2 मफरूर हैं और 1 पकड़ा गया है। सो अभी तो ये FIR है जी, जो स्टेट की तरफ से एक 9/19 को जारी हुई, एक आज जारी हुई है। ये FIR है जिसमें ये एतराफ़ किया गया है कि हाँ ये बंदे, रिपोर्ट इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन आई है, ये मुलव्वस पाए गए हैं। अब हथियार क्या थे, कैसे हुआ,
आला कत्ल बरामद करना है या नहीं करना, आर्मी सिक्योरिटी आर्टिकल 6 के तहत आते हैं या नहीं आते हैं, ये अगले हफ्तों के प्रोग्राम में। फिर आप कहेंगे आपने ये कहा था, आर्टिकल 6 तो लगा नहीं। सो मैं इसलिए कहता हूँ अभी तो एक्सेप्ट हो गया, 3 आदमी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। यही प्रेस रिलीज जो आप दिखा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की, उसका आखिरी जुमला यह है कि डॉन लीग्स का मामला अब सेटल हो चुका है। आप कह रहे हैं अभी काम शुरू हुआ है, ये तो FIR है। चौधरी निसार साहब कह रहे हैं मामला सेटल हो चुका है। देखें, जो भी इंटीरियर मिनिस्टर होगा, अब आप मुझे उससे लड़वाने लगे, उसने यही लिखना है यार। वो क्या लिखेगा, इट्स स्टिल अनसेटल्ड। उसने कहा इट्स ऑलमोस्ट सेटल्ड, उसने यही लिखना है। मेरे पड़ा हुआ कागज, उसने यही कहना है सेटल्ड है। 3 आदमी इसकी भेंट चढ़ गए हैं, ये सेटल्ड है। सेटल्ड है ये नहीं है, कल कोई अदालत में जाता है, कहता है जनाब ये है, इन्होंने ब्रीच किया है, इन्होंने ब्रीच किया है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसको आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दाखिल किया जाए तो अदालत में जा सकता है, उसका रास्ता नहीं रोका। सर, मुकदमा कैसे दायर किया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमें यह नहीं पता कि इन तीनों लोगों पे चार्जेस क्या हैं। परवेज रशीद का क्या किरदार था, राव तहसीन का क्या किरदार था, तारिक फातमी साहब का क्या किरदार था। इन तीनों ने कहा है कि हमने तो लीक करने में हमारा तो कोई किरदार ही नहीं है। परवेज रशीद साहब कह रहे हैं कि मेरा जुर्म तो शायद ये है कि मैंने खबर को शाया होने से रोका नहीं। तो जब तक ये वाजे नहीं होगा रिपोर्ट के जरिए कि इनका कसूर क्या था, इनके ऊपर चार्ज क्या था, तो कैसे आर्टिकल 6 लगाएंगे इनके ऊपर? अल्लाह आपका भला करे। आज आपने मेरे दिल के अल्फाज छीने हैं, कभी आप पकड़ाई नहीं दिए, आज पहली दफा मुझे पकड़ाई दिए। बड़े चौधरी ने ऐसे रखे होते हैं मरासी मालशिए जो थानों में पेश कर देते हैं। इन्ने कीता है जी, इन्ने मारिया बंदा जनाब, मैं तो गया तो मुर्दा पिया सी। वो जब हालात बदलते हैं, कुछ तारीखें वाकयात बदलते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो वैसे ही वहाँ जनाब है। देखें, ये वो मालशिए हैं, ये वो सियासी बेचारी कुर्बानियाँ हैं। अब राव तहसीन ने मेरे साथ भी काम किया है बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और मैं हर आदमी को ये कहता हूँ कि बड़े सियासतदान सिर्फ अपनी औलाद को बचाते हैं, दूसरे को लोहे की भट्टी में, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुपला फर्नस में फेंक देते हैं कि इतने टेम्परेचर पे जाए। और कई लोगों ने तंदूरों में फेंके हैं शहादतों को, पाकिस्तान की तारीख में कई लोगों ने जलते तंदूरों में फेंका है। सो ये कुपला फर्नस में फेंकते हैं क्योंकि इनके पास है ही कुपला फर्नस, जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी। सो अब ये 3 पकड़े गए हैं, जाके बताएं अशरफ मुजरम, जाके कोर्ट में कहें जनाब मैं तो लाहौर था, मैं तो दुबई था, मैं तो ग्वादर था, मुझे वैसे ही धर लिया गया। फिर वो रिपोर्ट जो है वो सामने आए, फिर कोई अदालत में वो रिपोर्ट पेश हो, अदालत हुक्म दे ये रिपोर्ट लाओ, क्या रिपोर्ट थी जो उनकी। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपसे तो आपको लगता है कि क्या इस मामले में, इस केस में मरियम नवाज को बचाया गया है, औलाद को बचाया गया है? क्योंकि एतजाज अहसन साहब ने तो आके ये कह दिया है कि मरियम नवाज को बचाने में हुकूमत कामयाब हो गई। आपका भी यही शक है कि उनको बचाया गया है? किसने कहा है ये? एतजाज अहसन साहब ने। देखें एतजाज अहसन साहब लीगली बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये कहता हूं कि अभी ये तय होना बाकी है कि असल मोरा कौन है। मैं ऐसे ही किसी बच्ची का नाम दूं या प्राइम मिनिस्टर का नाम दूं या शहबाज शरीफ का नाम दूं, सही है। अभी ये तय होना बाकी है कि ये खबर जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये कमेटी बनते हुए, ये FIR दर्ज हो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद पता लगे कि जो आप कह रहे हैं कि मरियम साहबा इन्वॉल्व थी या नहीं थी। मैंने अपनी कब्र में जाना है। लीक होना, कौमी सलामती का मुजरम होना गर्दाना गया है। इनको पकड़ा जाए, इनको लित्तर मारे जाएं, इनको मुर्गा बनवाया जाए और लकीरें निकलवाई जाएं और बतवाई जाए कि फिर अगर इन्होंने नहीं की तो किसने की है। अच्छा, देखो, 2 ही बंदे बता सकते हैं। ये 3 आदमी ये बता या 3 आदमी ये बता सकते हैं, या जिन्होंने डॉन में छापा है वो रिपोर्टर और उसका अदारा, 2 ही बंदे बता सकते हैं। या ये 3 बंदे बताएं और अपनी जान छुड़ाएं, या 2 बंदे वो जिन्होंने वो छापी है वो बताएं कौन है। आज DG ISPR आसिफ गफूर साहब से भी ये सवाल पूछा गया रिपोर्टर की जानिब से कि इसमें मरियम नवाज का नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो इंक्वायरी बोर्ड ने नाम दिए थे वो पैराग्राफ 18 में थे, उनके खिलाफ एक्शन लेना था जो कि ले लिया गया है। तो वो कह रहे हैं इंक्वायरी बोर्ड में इन्हीं लोगों का नाम आया है, इसके अलावा किसी 5वें 6ठे शख्स का नाम नहीं आया है। देखें, ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। जो सेटलमेंट हुई थी, जो एक रास्ता इख्तियार किया गया था,
उसमें मरियम का कोई ऐसी शहादत, मेरी इतला के मुताबिक वो कोई पता नहीं कौन उनकी सहेली हैं, क्या उनका नाम है, उनका फ़ोन यूज़ करती हैं। और आजकल फ़ोन जो हैं वो जो भी उन्होंने यूज़ किया उनसे उनके ख़िलाफ़ इनके पास शहादत नहीं थी। सो इसलिए ये 4 नाम, एक नाम और भी था, कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में था, बेचारा छोटा मुलाजम होगा, अच्छा किया है उसको निकाल दिया है। और इन तीनों को भी मेरा ख्याल है अगर निकालना पड़े, ये अगर असल बंदा बता दें तो निकाल दें भाई। इस मुल्क का फैशन ये है, इस मुल्क की रवायत ये है कि बड़ा आदमी बादशाहत करता है, बड़ा आदमी जेल से औलादें बनाता है, बड़े आदमी को जेल में 5 स्टार होटल की सलाहियतें और सहूलतें हासिल होती हैं, और गरीब आदमी व्हील का पाने वाला, फ़ोन छेकने वाला 10-10 साल जेलों में गुजारता है। ये कोई इस मुल्क का हुस्न है कानून और इंसाफ का, कि छोटे आदमी की कोई शहादत नहीं देता, कोई उसकी सफाई नहीं देता, कोई उसकी जमानत नहीं देता, बड़े आदमी की तरफ कोई उंगली नहीं। आपने भी शेख साहब लफ्ज इस्तेमाल किया सेटलमेंट का। अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो डॉन लीक्स का मामला है ये कभी आर्मी वर्सेस गवर्नमेंट का मामला नहीं था, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। कौम को मालूम होना चाहिए कि सेटल्ड किस तरीके से हुआ है। तो आप समझते हैं कि कौम को बताना चाहिए कि किन सेटलमेंट किन वजूहात की बुनियाद पे हुआ है और सेटलमेंट क्या हुई है? इमरान खान का ट्वीट जो है वो मैं समझता हूँ हकीकत पे मबनी है, और मेरे दोस्त ने बिल्कुल ठीक कहा है। बाज़ चीज़ें बोलने की नहीं होती, बाज़ चीज़ें जो होती हैं, और जो आर्मी की स्ट्रेटजिकल वार होती है, गुरिल्ला वारफेयर होती है, उसमें पीछे हटना भी ज़रूरी होता है। उसमें बेवकूफ़ों की तरह पोल वार्ड से छलांग नहीं मारी जाती और हड्डी पसली तोड़ा ली जाए। मुल्क की सलामती बड़ी अहम है, और दुनिया सियासत का नंबर 1 एजेंडा ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज को तोड़ा जाए, पाकिस्तान की फ़ौज की तज़हीक की जाए। सो जो लोग इसकी तज़हीक में शामिल हैं वो दुश्मन के प्रोपोगंडे का साथ दे रहे हैं। ये इंटरनेशनल एजेंडा है कि पाकिस्तान की फ़ौज को कट इन साइज़ कर दो, और उसका मेन टारगेट नवाज़ शरीफ को दिया गया है। नवाज़ शरीफ की ये सोच है कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ उनकी कभी नहीं बन सकती। मैं नहायत ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ मैंने काम किया है, वो समझते हैं कि फ़ौज मुझे काम नहीं करने देनी। आज जो ये फैसला हुआ है कि ISPR ने अपना ट्वीट वापस लिया है, आर्मी ने अपना ट्वीट वापस लिया है, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे भी एक रद्द अमल है, और बहुत सारे लोग जो है वो फौज को भी तनकीद और तज़हीक का निशाना बना रहे हैं। तो उन लोगों से क्या कहेंगे सोशल मीडिया से कि ना करें, ये गलत बात है, फौज ने जो किया, आज जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया, ये पैगाम होगा आपका उनके लिए? मैंने एक पैगाम दिया आप ही के चैनल में दिन पे, उस वक्त हालात मैंने कहा अगर मियाँ बीवी राजी है तो क्या करेगा काजी। अगर उन्होंने ऐसे हालात समझे हैं कि हमने कुछ देर और बसना है, अगर वो समझते हैं कि स्ट्रेटजिकली ये हालात मुल्क को, और डॉन लीग जो है वो आर्मी का मसला है, और आर्मी के मसले में अगर वो ये समझते हैं कि मियाँ बीवी राजी है तो काजी क्या करेगा। लेकिन डॉन लीग्स जो इमरान खान ने कहा कि 20 करोड़ लोगों का भी मसला है, ये वाकई जो है नेशनल सिक्योरिटी का मामला था या सिर्फ ये मामला था कि बालादस्ती किसकी है, सिविलियन क़यादत की है या अस्करी क़यादत की है? अभी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के 100 दिन मुकम्मल नहीं हुए थे। फार्मेशन कमांडरों की जो पहली मीटिंग हुई उसका सवाल नंबर 1 था डॉन लीग जी। अभी होनी है 6-7 दिन बाद, फिर आपको सारे जज्बात पता लग जाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन था फार्मेशन कमांडरों का डॉन लीग्स, खारिया में हुआ। नंबर 1 क्वेश्चन था ये डॉन लीग, गैरिजन में हुआ। नौजवानों ने कहा सर इफ प्राइम मिनिस्टर हाउस इज अनसेफ व्हाट्स योर कमेंट्स अबाउट दिस डॉन लीग्स। सही, जो जनरल होता है उसने यही कहना होता है, वी विल हैव द सॉल्यूशन एंड वी आर ऑन इट। सो ये सारी बातें जो हैं उसका डॉन लीग्स का जो आपने आज मुझे कहा सेटल्ड हो गया है, सेटल्ड कागजों में हो रहा है। FIR दर्ज हो गई है, कई FIR मुर्दा खानों में पड़ी रहती हैं 6-6 साल बाद, 5-5 साल बाद, 2-2 साल बाद उसकी रद्दी, उसकी जो उस पर धूल पड़ी होती है वो ख़त्म होती है, वो जिंदा हो जाती है। FIR कभी ख़त्म नहीं होती जब तक। शेख साहब एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आज ये मामला हल हुआ है और बड़ी अच्छी बात है कि हल हुआ है, ये इतना वक्त क्यों लगा? 29 अप्रैल का ट्वीट था, आज सिर्फ एक लाइन का इजाफा किया गया है नोटिफिकेशन में परवेज रशीद साहब का नाम डाल के, और वहां से ट्वीट वापस ले लिया गया है। ये तो 4-5 घंटे में हो सकता था, ट्वीट के बाद ये मामला हल हो सकता था। 12 दिन क्यों लग गए इसको हल करने में?
और इसमें कई मुलाकातें हुई, 2 दफ़ा आर्मी चीफ और नवाज शरीफ साहब मिले हैं, कई मरतबा चौधरी निसार साहब, और एक कन्फ्यूजन थी पूरे माहौल में। इतना टाइम क्यों लगा आपके ख्याल में? देखें, ये नवंबर 2016 में एक ही टाइम लगाया कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि मुझे फ़ौज सियासी शहीद करे, फ़ौज चाहती है ऐसा ना हो, जमहूरियत परवान चढ़े, और अगर आइन और कानून के दायरे में आके कोई बंदा और मनी लॉन्ड्रिंग में और पाकिस्तान बाहर ले जाने में फंस जाता है तो फंस जाए। हमारे हाथों से कोई ऐसा वाक़या ना हो कि आइंदा आने वाली नस्लें ये कहें कि फ़ौज ने जमहूरियत के रास्ते में दीवारें खड़ी की। जमहूरियत में जितनी, अगर ये समझते हैं कि कौमी सलामती को तोड़कर जमहूरी बालादस्ती और सिविलियन बालादस्ती कौमी सलामती को तोड़कर हासिल की जाती है, तो ये सब आरसी फैसले हैं। वेट एंड सी, रिजल्ट विल कम एंड दिस विल कम इन पनामा लीक्स। इंशाल्लाह नून लीग का सियासी जनाजा निकलेगा। ठीक है, एक ब्रेक के बाद मैं पनामा लीग से भी बात करूंगा और एक अहम सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि आपने काम किया है नवाज शरीफ साहब के साथ, और जिस वक्त आप उनके साथ थे उस वक्त जो है उन पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि उसामा बिन लादेन ने उनको पैसे दिए हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं, मैं आपसे पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ साहब को फिर अदालत लेके जाना चाहती है और इल्ज़ाम बहुत पुराना है। इल्ज़ाम यह है नवाज शरीफ साहब पर कि उन्होंने पैसा लिया उसामा बिन लादेन से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए। आपने उनके साथ काम किया है, कोई सदाकत नजर आती है इस बात में? या आप बड़े बादशाह हैं या मुझे बच्चा समझ रहे हैं, नाबालग, अभी 64 साल का मुझे नाबालग समझ रहे हैं। और ये बड़े लोग किसी लोगों के सामने पैसे लेते हैं। मेरे सामने तो थोड़े बहुत इलेक्शन के जो मामलात हुए थे तो मैंने नवाज शरीफ का आपको कहा कि सर जी इनका शुक्रिया का ख़त लिख दें इन इस्लामी मुल्कों को जिन्होंने आपके साथ इतनी मदद की। उन्होंने कहा शेख साहब भोलियाँ लिया, भोले बादशाह वाली गला ना करो। सर उसामा बिन लादेन से ये मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि उनकी मुलाकातें थी, और एक खालिद साहब थे जो बेचारे मारे गए इमाम साहब के साथ, जो खालिद ख्वाजा साहब नाम था उनका, हमारे एयरफोर्स के खालिद ख्वाजा साहब, वो पूरा केस तैयार कर रहे थे इनके खिलाफ। उनका केस उनकी फैमिली को पता होगा, उनके बेटों या बेगम साहबा को पता होगा, लेकिन खालिद ख्वाजा एक पूरे केस की तैयारी में थे नवाज शरीफ साहब की जब वो मारे गए, और उनके साथ उस्ताद भी एक मारे गए, इमाम साहब भी मारे गए, कर्नल इमाम शहीद हो गए। मैं तो यही कहूँगा कि ना, हाँ जी, कर्नल इमाम, जो उनका नाम नहीं मुझे हाँ जी, वो इमाम साहब जो वो भी शहीद हो गए। सो ओसामा का ये तो मैं आपको कह सकता हूँ कि उनकी मुलाकातें थी, और खालिद साहब जो थे जब वो आते थे उसका बड़ा प्रोटोकॉल होता था किसी ज़माने में जब मैं वज़ीर था। और इनका नाम अभी आपने बताया ना, खालिद ख्वाजा साहब, तो ये भी कहते हैं कि मैं उस मुलाकात में मौजूद था, मेरे सामने ही उसामा बिन लादेन ने पैसे दिए थे। खालिद ख्वाजा नवाज शरीफ साहब के किसी ज़माने में बहुत करीब था, और ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि खालिद ख्वाजा की इस हद तक बात को कि मैं जब सऊदी अरब में उनकी मुलाकात ज़रूर हुई उसामा से। मेरा अब मुझे तारीखें तो नहीं याद, पैसों के लेन देन में मैं न कभी हुआ हूँ, ना मौजूद होता हूँ, ना मुझे कोई साथ रखता है। सही, वैसे मुमकिन लगता है आपको इस बात में कोई सदाकत लगती है, और आपके ख्याल में कोई ऐसा केस है जिसको पीटीआई लेकर अदालत में जाए? मतलब अगर वो लेके भी जाते हैं क्या साबित कर सकेंगे? क्योंकि जैसे आप खुद कह रहे हैं सुनी सुनाई बातें, आप तक भी कोई, आपके पास भी कोई ठोस शवाहिद नहीं है इस बात के। देखें मेरे पास तो यही है कि उनकी मुलाकातें थी खालिद ख्वाजा के थ्रू, ये मैं कंफर्म करता हूँ। बाकी पीटीआई लेके गई होगी तो उसके पास कोई केस तो होगा ना जी, वैसे ही तो नहीं गई होगी। उसके पास लायर्स की बड़ी एक टीम है, और वो सोच समझ के गई होगी क्यों लेके गई है। मेरे सामने जी ना उसामा बिन लादेन के से कोई मुलाकात हुई है, ना मेरे सामने पैसे दिए गए हैं। ये मुझे पता है कि उनकी मुलाकात हुई, मैं कहीं वहीं करीब ही हूँगा, और खालिद ख्वाजा उनकी मुलाकात करते थे। सो पीटीआई जो कह रही है उसमें पीटीआई के पास सबूत होंगे तो वो अदालत में जा रही है ना। सही है। अब मुझे ज़रा पनामा के इशू पे बताएं कि जेआईटी से कितनी उम्मीदें हैं आपको, और ख़ास तौर पे ये जिस तरीके से डॉन लीक्स का मामला अब हल हुआ है उसके बाद जेआईटी से, जेआईटी के मेंबरान पर कितनी आपको जो है कितना भरोसा है आपको? इस बात मैं एक ऐसा सियासतदान हूँ या सियासी वर्कर हूँ जो कौम को मायूस नहीं करता। मैं अपने ऊपर सह लेता हूँ पर कौम को जिंदा रहने की उम्मीद देता हूँ, क्योंकि कौम इनसे निजात चाहती है।
और निजात चाहने में जो हथियार है उसको ये खुंडा कर देते हैं, ख़रीद लेते हैं। हर चीज़ इनके बस में है। पाकिस्तान के पास वो एक गाना ना इंडियन, बोलो जी तुम क्या क्या ख़रीदोगे, हर चीज़ को ख़रीदने की इनके पास ताकत है। पाकिस्तान की जो 5 गैंग ऑफ 5 हैं और उनके 30 बच्चे मुल्क के किसी फैसले को भी ख़रीदने की और उसको अपने मुफाद में ढालने की सलाहियत रखते हैं। पर मैं पहले दिन से कौम को कह रहा हूँ कि नून और कानून में से एक का सियासी जनाजा निकलेगा और मैं इंशाअल्लाह यकीन रखता हूँ कि नून का सियासी जनाजा निकलेगा। पहले 2 ने कहा कि फेल है, अब 5 ताबूत, एक की बजाय 5 के 5 ताबूत मुश्तरका तौर पर निकलेंगे और कौम पीछे से नारा लगाएगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सर आप जब ये कह रहे हैं कि आप हमेशा कोशिश करते हैं कि कौम को उम्मीद दें, तो जब आप ये कहते हैं कि 2014 में हुकूमत गिर जाएगी, अगले 3 महीने में हुकूमत जो है गिर जाएगी, अगले 4 महीने बड़े मुश्किल है हुकूमत के लिए, तो सिर्फ ये उम्मीद देने के लिए आप करते हैं या आपको इसका इम्कान भी नजर आ रहा होता है? देखो मैंने कहा कि अब फिर पहले भी कहा था, पहले कभी कसाई भाग जाता, कभी बकरा लेट जाता है। मैं समझता हूँ ये 100-125 दिनों में रेट आ जाएगा। मैंने अपनी ख्वाहिश बताई है कि मैं पनामा लीक में नवाज शरीफ को बचता हुआ नहीं देख रहा। ये 20 करोड़ लोगों में मेरी एक मुनफरद सोच है या मेरी ख्वाहिश है या मेरी आरजू है, या मैं समझता हूँ कि चोरों को करार वाकई सजा मिले। झूठा आदमी झोंपड़ी के तिनके नहीं दे सकता, बिजली खाक देगा, बिजली खाक देगा। झूठा आदमी झोंपड़ी के तिनके नहीं दे सकता। और मुझे एक दिन 6 नवंबर 1968 को जब हम अयूब खान के खिलाफ थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बात कही थी, शेख रशीद, फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। कौम को रिस्क लेना होगा तभी जालिमों से निजात मिलेगी, क्योंकि अगर जालिमों का यही वतीरा रहा कि हमें लूटेंगे भी और आंखें भी हमें दिखाएंगे, कौमी सलामती के अदारों को भी उनसे भी टक्कर लेंगे, गुलबशन यादेव से लेकर और सारे मामलात तक और हमलों तक उनकी ज़बान गुंग रहेगी, अफ़गानिस्तान के हमलों तक उनकी ज़बान गुम रहेगी। सो अल्टीमेटली कौम को ये फ़ैसला करना होगा, क्योंकि कौम जो है वही इन सज़ाओं से गुजर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।